इसमें ऑब्वियसली लिक्विड है, लेट्स से यहां तक। फिर मैंने कहा था कि अगर ये सपोज हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है लाइक दिस, तो मैंने बताया था आपको कि लिक्विड की लेवल कुछ इस तरीके से हो जाती है, लिक्विड इस एंगल पे बेंड हो जाता है, याद है? tan ऑफ दिस थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g, ये फॉर्मूला हमने बनाई थी। ओके आज हम लोग कुछ और आगे की पॉइंट्स देखेंगे इसमें, सी केयरफुली। देखो ये एक पॉइंट है और एक दूसरी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई वर्टिकल हाइट तो नहीं है, देयर इज नो वर्टिकल हाइट। इन दोनों पॉइंट्स पे पता है एक्चुअली जो नॉर्मल सिचुएशन जब होती है, जब कंटेनर रेस्ट पे रहता है, व्हेन कंटेनर इज एट रेस्ट, तो नॉर्मल कंडीशंस में पता है इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है, दे शुड बी एट सेम प्रेशर। लेकिन यहां पर हमको चेक करना पड़ेगा कि प्रेशर डिफरेंस है भी कि नहीं है। तो ये जो लेफ्ट वाली पॉइंट है, सपोज उस पर प्रेशर जो है, उस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो P1 है, जो राइट साइड की पॉइंट है उस पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो P2 है। सी, तो आज हमको देखना है कि P1 और P2 में क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है भी कि नहीं वो भी देखना है। तो क्या करेंगे, देखो बिटवीन दिस P1 P2, ये जो दो पॉइंट्स है ना, उनके बीच में देखो मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है, ठीक है? आपको दिख रहा है ये सिलेंडर, इस सिलेंडर में लिक्विड फिल्ड है, इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ लिक्विड ओनली, लिक्विड का ये पार्ट मैंने लिया है, इट्स अ लिक्विड कॉलम। अब इस सिलेंडर का जो मास है ना, या इस सिलेंडर में जो लिक्विड है उसका जो मास है ना वो m है, ठीक है? अब इस सिलेंडर के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लेते हैं। सपोज इस सिलेंडर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, जो सर्कुलर एरिया है सिलेंडर की, वो A है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया A है और यहाँ पे प्रेशर P1 है। तो होता क्या है, अगर आप प्रेशर इंटू एरिया करोगे ना, A इंटू P1, किसी को याद है व्हाट विल बी दिस वन? प्रेशर इंटू एरिया से क्या मिल जाएगा फिर? तो इस पॉइंट पर प्रेशर इंटू एरिया, यस आकांक्षा इज करेक्ट, फोर्स मिलेगा, फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन दिस सिलेंड्रिकल पार्ट बाय द रिमेनिंग लिक्विड, वो फोर्स जो है वो मिलेगा, ऐसे रहेगा फोर्स, वो सी डायरेक्शन केयरफुली, देखो ये फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। सिमिलरली देखो यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है, यहाँ पर भी आप करो P2 into area of the cylinder, P2 into A, that will become force through this point. उसको मैंने F2 लिखा है फोर्स को, वो कितना होगा P2 into A, यहाँ पर फोर्स है P1 into A, ठीक है? अब these are the only forces which are acting in a horizontal direction. Horizontal direction में ये सिलेंडर के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो यही दोनों हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब बताओ, ये पूरा कंटेनर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, पूरा कंटेनर ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सिलेंडर भी जाएगा, ये सिलेंडर है, आई कैन सी दैट सिलेंडर इज आल्सो गोइंग टू द राइट साइड विथ एक्सेलरेशन A। तो सिलेंडर क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, सिलेंडर के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इक्वल टू ma, नेट फोर्स जो सिलेंडर पे लगेगा ना वो ये होगा P1 into A माइनस P2 into A, इट्स अ नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर। इसको मैंने लिखेंगे हम लोग इक्वल टू मास ऑफ द सिलेंडर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें A कॉमन आ जाएगा, इन द ब्रैकेट P1 माइनस P2। तो इसको थोड़ा समझो प्लीज। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो P1A फोर्स है ना, ये P1A वो बड़ा है कंपेयर टू P2A, इसलिए जो सिलेंडर है उस पर जो नेट फोर्स बन रहा है, नेट फोर्स वो राइट साइड बन रहा है, उस नेट फोर्स की वजह से ही सिलेंडर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है? P1 माइनस P2 इंटू A। अभी M क्या है? M इज अ मास ऑफ द सिलेंडर, तो M को लिखेंगे मास ऑफ सिलेंडर ना, इसको लिखेंगे सिलेंडर का डेंसिटी इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सपोज ये जो सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया, इसकी जो लेंथ है, ये देखो लेंथ उसकी L है, तो पता है वॉल्यूम क्या होगा इस सिलेंडर का? एनी आइडिया? मैंने मास को लिखना है मुझे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ द सिलेंडर, आई शुड राइट डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा?
यस अगेन, हाँ, साहिल पाटिल, अमन कुमार, करेक्ट आंसर है। सेंटर का वॉल्यूम होगा दिस एल इंटू ए, एल इंटू ए, करेक्ट, इंटू जी। ठीक है, तो ए तो कट जाएगा देखो दोनों साइड से। सबको देखो P1 माइनस P2 की वैल्यू मिल गई। P1 माइनस P2 देखो जीरो नहीं आ रहा है, रो एल जी आ रहा है। रो इज द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर एक्चुअली, लेकिन पूरा सिलेंडर बना हो किस चीज से है? सिलेंडर आयरन से थोड़ी बना है, सिलेंडर लिक्विड से ही बना हुआ है, तो ये रो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओनली। एल इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इनटू जी। अब ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ रो एच जी जैसे ही है, समवॉट लाइक रो एच जी ओनली, ठीक है, बट इज रो एल जी। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप भूल रहे हो, ये लास्ट में जो ए लिखा है उसकी जगह मैंने यहाँ पे गलती से जी लिख दिया और हम लोग चल रहे हैं। ये जी नहीं है, ए है, ये ए है ना, जी कैसे आ जाएगा? रोएल जी नहीं है, रोएल ए है। अब अगर आप एक्सेलरेशन को ही जीरो कर दोगे, सर एक्सेलरेशन नहीं है, तो इधर ए ही जीरो हो जाएगा। अगर ए जीरो डालोगे प्रेशर डिफरेंस जीरो आ जाएगा। दिस प्रेशर डिफरेंस इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ओनली। ठीक है, तो ऐसे डील करना है स्टूडेंट। सपोज आप लोग ये फॉर्मूला भूल भी गए, ये लगाने नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सिचुएशन उन्होंने अलग दे दिया क्वेश्चन में, तो ये मेथड समझ के लो स्टूडेंट, कैसे सर पहुंचे हैं यहाँ पे। मेथड देखो, मेथड आप कभी एमसीक्यू में अटक गए तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। सबसे जरूरी होता है ये समझना है कि आया कैसे। वेरी क्लियर? सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग सिलेंडर, अगर सिलेंडर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर प्रेशर की जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस हुई है। प्रेशर में कुछ और पॉइंट्स है वो बता देता हूं मैं। सी रिलेटेड टू प्रेशर सम मोर पॉइंट्स आर देयर। स्टूडेंट मेरे साथ आप भी लिखते जाओ, बाद में एकदम बैठ के मत लिखो, मेरे साथ लिखते जाओ, बेटर रहेगा वो। प्रेशर में मैंने आपको एक पॉइंट और बताई थी कि सपोज कोई सिलेंडर है या कोई कंटेनर है जो ऐसा है कुछ, सी इसका बॉटम देखो, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल्ड है, तो ये प्रेशर डालेगा बॉटम के ऊपर। अगर दूसरा कंटेनर कुछ ऐसा है, इसका बॉटम काफी छोटा है, देखो बॉटम एरिया इज वेरी स्मॉल, लेकिन लिक्विड सेम लेवल तक इसमें भरा हुआ है, सेम लेवल तक। और अगर एक नॉर्मल सिलेंडर भी ले ले, नॉर्मल, उसमें भी लिक्विड सेम लेवल तक भरा हुआ है। तीनों में देखो लिक्विड है ना, सेम लेवल तक भरा हुआ है, ये देखो, और तीनों में सेम लिक्विड है, लिक्विड इज ऑल्सो सेम। लेट्स से लिक्विड का डेंसिटी रो है, एवरीवेयर इट इज सेम लिक्विड, ये देखो। तो इवन तो आपको लग रहा है कि सर ये जो पहला कंटेनर है उसमें बहुत ज्यादा मास होगा, ज्यादा लिक्विड है, वो हैवी फील करेंगे। अब इनको अगर अपने अब इनको पकड़ोगे तो सबसे पहला कंटेनर आपको हैवी फील होगा, सेकंड कंटेनर आपको लाइट फील होगा, उतना वजन नहीं होगा सेकंड कंटेनर का। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर की बात करें और अगर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करें इन द बॉटम ऑफ दिस कंटेनर, प्रेशर क्या आएगा मालूम है? तीनों में सेम प्रेशर, सेम आएगा। एक बार बताया था ये, इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इस फिनोमेना को। even though you are feeling that three containers contain different liquid, different amount of liquid, the shapes are also different, किसी में मास ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन प्रेशर इन चीजों पर डिपेंड ही नहीं करता है। प्रेशर सिर्फ रो एच जी होता है, एच तीनों में सेम है, प्रेशर हैज टू बी सेम इन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट बता देता हूं, अगर सपोज कंटेनर ऐसा भी है, सपोज दिस काइंड ऑफ कंटेनर यू आर हैविंग, इसमें लिक्विड भरा ऐसे, इवन तो ये टिल्टेड कंटेनर है, सीधा तो नहीं है ये, ठीक है, इसमें भी अगर कोई बॉटम में प्रेशर पूछे ना तो ये हाइट ली जाएगी, ये ठीक है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। प्रेशर विल बी रो एच जी वेयर एच विल बी दिस हाइट। ऐसी हाइट कितनी है वो डिपेंड नहीं करता, एच पे डिपेंड करता है प्रेशर। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर में जो एक टॉपिक और था, पास्कल्स लॉ,
ये मैं डिटेल में भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल है और करवाया है पहले मैंने। पास्कल लॉ आई थिंक ये कहता है क्या कि अगर कोई ये लिक्विड है या कोई फ्लूइड है, सपोज ये फ्लूइड ले लो, इसमें अगर आप किसी एक पॉइंट पर, लेट्स टेक दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बाय डेल्टा पी, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर बाय डेल्टा पी, द सेम इंक्रीज इज ऑब्जर्व्ड एट ऑल अदर पॉइंट्स आल्सो। कुछ याद है? इफ यू इंक्रीज द प्रेशर एट वन पॉइंट, same increase, same increment will be observed at all the points inside the liquid. That is called Pascal law. अगर एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो हर पॉइंट पे वो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये पास्कल लॉ यही था आई थिंक। लेकिन पास्कल लॉ में कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से देखना। पहले तो आप जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, जिस फ्लूइड की बात कर रहे हो, वो फ्लूइड है ना इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए पास्कल लॉ के लिए। पास्कल लॉ इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सपोज ये जो कंटेनर देखो, इसमें जो लिक्विड है ना, सपोज वो कंप्रेस नहीं हो रही है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इतना इतना इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है कि कंप्रेस बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब तुम यहां पे प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्रेस, अपने वो थर्मोडायनेमिक्स में सुना है ना, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन ये वैसा नहीं है। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा, लिक्विड अपना प्रेशर हर जगह बढ़ा देगी, इधर हर जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो इनकम्प्रेसिबल होना जरूरी है लिक्विड के लिए पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पूरी लिक्विड है ना यार, जो भी फ्लूइड है, वो दिस फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट। मूविंग फ्लूइड के लिए नहीं लगाते हैं पास्कल लॉ। ये कंडीशन है दोनों, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए एंड द फ्लूइड मस्ट बी एट रेस्ट फॉर दिस। ओके, सो पास्कल लॉ मैंने वापस एक बार बोल देता हूं। कोई भी जो फ्लूइड है जो रेस्ट पे है और इनकम्प्रेसिबल है, उसमें अगर आप प्रेशर किसी पॉइंट पे बढ़ाएंगे, सेम प्रेशर की जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज हुआ है, वो हर जगह इक्वली इंक्रीज होगा, ठीक है। पास्कल लॉ की जो कुछ एप्लीकेशन है मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक एप्लीकेशन था हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद है कुछ? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसा था कि हम लोग ने इस टाइप का कुछ कंटेनर बनाया था, याद करो। इधर एक छोटा सा पिस्टन, इधर एक बड़ा पिस्टन, और बीच में लिक्विड थी ऐसे, ये देखो ऐसा कुछ था। इसमें मैंने कहा था यहां से अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे विच इज F1, तो यहां से ये ऊपर आ जाएगा विथ अ फोर्स F2। सो आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। इसमें एक फॉर्मूला ऐसे थी, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। तो ये किया था डिस्कस, नो नीड टू डिस्कस मच इन डिटेल, करवाया था ये। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है सब, ठीक है। इसके साथ हम लोग प्रेशर को फिनिश करते हैं, प्रेशर इतना सफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ी आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, डाउट है आप पूछ सकते हो। प्रेशर के बाद मैं आज नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जेई और नीट एग्जाम में पर्टिकुलरली आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब काफी नहीं आएगा, एक ही, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, दैट आई वांट टू से। काफी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे, आएगा तो एक ही। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आई एम श्योर आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो, ये देखो सपोज ये लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड में आपने सपोज कोई बॉडी को डाल दिया, सब ऐसे बॉडी को देखो इसमें डाल दिया लिक्विड में, दिख रहा है? बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड। तो इस बॉडी का जितना वॉल्यूम है ना, सपोज बॉडी का वॉल्यूम V है, उतना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होता है। पहली पहली पॉइंट तो आपको प्लीज ये याद होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड। अगर आपने ये जो क्यूब है वो पूरा अंदर नहीं डाला है, इसका आधा वॉल्यूम है अंदर डाला है, तो जितना वॉल्यूम अंदर डाला है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है लिक्विड का। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड। जितना अंदर डाला है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। अगर आधा क्यूब अंदर डाला है तो आधा वॉल्यूम जो है क्यूब का अंदर है, तो हाफ ऑफ दैट विल बी डिस्प्लेस्ड।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड विल आल्सो बी V by 2 दैट केस। नेक्स्ट ये था कि जब आप इसको अंदर डालते हो तो वाटर डिस्प्लेस होता है या लिक्विड डिस्प्लेस होती है, इसके ऊपर एक फोर्स तो ये ग्रेविटी का लगता है विच इज mg, दूसरा फोर्स लगता है अपथ्रस्ट, दूसरे फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट या इट इज आल्सो नोन एज बॉयंसी फोर्स या सिंपली बॉयंट फोर्स। एनीबडी फ्रॉम यू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स मतलब सिंपली कितना होता है, सिंपल वर्ड्स में बताओ कितना होता है बॉयंट फोर्स? एनीवन? अगर एक सिंपल एक सेंटेंस में बोलूं कितना होता है बॉयंट फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉयंट फोर्स? एनीबडी? ओके, आकांक्षा जोजी को फॉर्मूला याद है, शी इज सेइंग इट्स सिग्मा इनटू वीजी होता है। आई थिंक सिग्मा इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन। हाँ, देखो जिनको भी याद ही नहीं आ रहा है सर ये बॉयंट फोर्स कितना था, मैं याद दिला देता हूँ। नीचे आपको mg दिख रहा है, ये mg, इस mg को तुम क्या बोलोगे? mg को मैं बोल सकता हूँ इट्स अ वेट ऑफ बॉडी, है ना, बहुत सिंपल तरीके से क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, mg को वेट ऑफ बॉडी। तो वैसे ही बायन फोर्स है ना, जो बायंसी फोर्स है, इसको बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बायंसी फोर्स इतना होता है जितना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। नीचे जो फोर्स लगेगा वो वेट ही है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ बॉडी है। और वैसे जैसे ऊपर फोर्स लगेगा बायंसी, वो भी वेट ही है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, इसलिए अगर आपको बायंसी फोर्स ज्यादा चाहिए तो लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस होनी चाहिए, देन बायंसी फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों फोर्स लगते हैं। अब देखो जो नीचे फोर्स लग रहा है दैट इज mg। ठीक है, mg फोर्स को हम लोग रो वी जी भी लिख सकते हैं, रो वी जी। मास को लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये mg लिखा है मैंने। ठीक, ये mg को ही मैंने ऐसे लिखा है। और जैसे आपने बताया बायंसी फोर्स कितना होता है, सिग्मा इनटू वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड इनटू जी। जितना वॉल्यूम आपने इमर्स किया है दैट इज आल्सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो ये हो जाएगा, ये सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V immersed will be same as V of displaced liquid। ये राइट हैंड साइड पे देखो ये जो चीज है इट इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये दोनों होते हैं, ये बायंसी है बेसिकली। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये ज्यादा हो गया, मतलब mg ज्यादा है बायंसी से, तो बॉडी सिंक हो जाती है। सिंपल तरीके से याद रखो ना, सिंपल है। अगर ऐसा है तो बोलेंगे ऐसा बॉडी फ्लोट होगी। देखो अगर ऐसा है ना, ध्यान से, अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि नेट फोर्स अपवर्ड बन गया ना बॉडी के ऊपर? ऐसा है तो नेट फोर्स कहां बन गया? अपवर्ड। तो बॉडी अपवर्ड आएगी, अपवर्ड आके बॉडी अल्टीमेटली फ्लोट करेगी। जब बॉडी फ्लोट होती है ना, लेट्स से बॉडी इज नाउ फ्लोटिंग, फ्लोट होगी तो उस टाइम पे वो बॉडी रेस्ट पे रहती है। थिंक बॉडी इज फ्लोटिंग लेकिन वो रेस्ट पे रहती है और ऊपर थोड़ी जाती है वो। जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी ना तो मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल ले सकता हूं। होगा क्या स्टूडेंट्स को समझो, जो मैंने ये सेकंड कंडीशन लिखी है, ये देखो सेकंड कंडीशन क्या लिखी है मैंने कि बायंसी फोर्स बड़ा है वेट ऑफ द बॉडी से। तो उससे क्या होगा, बॉडी ऊपर जाएगी, ठीक है जाने दो, लेकिन वो लिक्विड के बाहर थोड़ी जाएगी, जाएगी और ऊपर जाके फ्लोट करेगी। फ्लोटिंग बॉडी के लिए फिर हम लोग ये लिखते हैं। मतलब अगर इन सिंपल बोलो तो दिस सेकंड इक्वेशन व्हिच आई हैव रिटन हियर, दिस वन, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो बॉडी फ्लोट होगी, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी के लिए हम लोग फिर ये लिखेंगे कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी। जो बॉडी फ्लोट होती है वो रेस्ट पे होती है, उसके लिए ये कंडीशन होती है। सिंकिंग के लिए पहला कंडीशन है, सिंक होने के लिए। ठीक है, एक बार अगर बॉडी सिंक हो गई है, नीचे गई है, तो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड होगा इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी का वॉल्यूम है पूरा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा। ये दोनों कट हो जाएंगे, अगर सॉरी ये दोनों कट होंगे अगर लिक्विड पूरा, अगर बॉडी पूरा अंदर चला गया है तो ये दोनों कट होंगे, जी जी कट होगा। तो रो ग्रेटर देन सिग्मा, दिस इज अ कंडीशन फॉर सिंकिंग। सिंकिंग के लिए ये कंडीशन होती है रो ग्रेटर देन सिग्मा। अगर बॉडी का जो डेंसिटी है
वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी सिंक हो जाती है। पानी में जब पत्थर डालते हो ना, पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी की डेंसिटी से। द रो ऑफ द स्टोन इज मोर देन सिग्मा ऑफ द वाटर, इसलिए पत्थर सिंक हो जाता है पानी में। इस पे मुझे याद है, मैंने जब मैंने पहली बार टॉपिक करा था, मैंने एक शायरी सुनाने की कोशिश की थी इसके ऊपर, शेर सुनाने की, लेकिन वो बराबर हुआ नहीं था मुझसे, शायद मैं भूल गया था। आज मुझे याद आ रहा है पूरा अच्छे से वो, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो बताने की। एक जस्ट थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ट्राई टू लिसन। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, खाली उसको मजाक में मत सुनना, उसको सोचना कि ये सही है क्या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान से सुनो। उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबाया, पानी में कहाँ दम था। वो बदनसीब डूबा इसलिए क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। ऐसा है वो पूरा। वो बदनसीब डूबा इसलिए क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। ठीक है, मतलब इसमें यही बोला गया है कि अपथ्रस्ट फोर्स वाज लेस एंड द वेट ऑफ द स्टोन वाज मोर, इसलिए वो डूब गया बेचारा। ठीक है, तो याद रखो आर्किमिडीज आई थिंक इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, आर्किमिडीज लेकिन कितना भी बताओ, एक दो हम लोग जब क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियरिटी आती है हाउ टू डू इट। ठीक है, so I'm starting with a first numerical on Archimedes. Write on one numerical on Archimedes principle. So एक numerical करते हैं। Write on a cubical block, a cubical block of side 5 centimeter, a cubical block of side 5 centimeter and density 7.5 gram per cc, density 7.5 gram per cc, okay, is immersed in a liquid, is immersed in a liquid of density, immersed in a liquid of density 10 gram per cc, 10 gram per cc. ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, what is the height of the block, what is the height of the block above the liquid level, what is the height of the block above liquid level. ठीक है, क्वेश्चन लिखा आपने? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तब उसमें समझ में आएगा कि बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है कि लिक्विड का ज्यादा है, वो जल्दी बताओ मुझे सिर्फ। लिक्विड का। लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, 9 है ना उसका, सॉरी 10 है ना। हाँ, तो लिक्विड का ज्यादा है। याद रखो अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा होता है ना तो डेफिनेटली वो सिंक कर जाती है। अगर बॉडी है सिंक डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक ही होती है। जैसे पत्थर ज्यादा डेंस है कंपेयर टू वाटर तो वो सिंक ही होता है। लेकिन यहां पर बॉडी का डेंसिटी कम है, लिक्विड का ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉडी का फ्लोटिंग ही होगा और कुछ नहीं। सपोज बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये देखो, इट्स अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ना, तो देखो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ऐसे वर्टिकली भी 5 सेंटीमीटर होगा ऐसे, लेकिन थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है। तो जितना बाहर है ना, ये देखो इतना बाहर है ना, समझ कितना बाहर है, एच इज आउटसाइड, तो हमको ये एच को ही फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर टास्क। क्वेश्चन समझा? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ स्टूडेंट। आर्किमिडीज तो आता है आपको, अभी ट्राई करो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। थोड़ा सोचना।
अमन कुमार का 3.75 आ रहा है। अच्छा 1.25 आ रहा है। राइट है कि रॉन्ग बता दूं 2 मिनट के बाद, सबको ट्राई करने दो। जो फाइंड करना है वो एच फाइंड करना है कि लिक्विड के बाहर उसका कितना हाइट है, लिक्विड के बाहर, तो वो एच है डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो एच निकालना है। ठीक है, या कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स? ठीक है, ध्यान से देखो इसको कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो हमको ये जो बाहर लिक्विड के बाहर जो हाइट है वो निकालना है, मतलब एच को निकालना है। लेकिन ऐसे सोचो कि जो लिक्विड के अंदर हाइट है, जो अंदर उसकी हाइट है वो कितनी होगी, वो होगी 5 सेंटीमीटर माइनस एच ना। अंदर कितनी हाइट होगी, अंदर जो हाइट होगी वो होगी 5 - h। और सपोज ये जो क्यूब है ना, क्यूब की जो बेस एरिया है, ये देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो, लुक एट दिस, थोड़ा 3D में बना दिया है। क्यूब की जो बेसमेंट की एरिया है ना, ये जो बेस एरिया है वो बेस एरिया है ए सपोज, वो एरिया सिंपल है, दिस बेस एरिया विल बी 5 × 5 ओनली, दैट इज 25। लेकिन फिलहाल मैंने उसको ए लिखा है, ए इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो मैंने कहा था इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स ये होगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी, ये डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स ये होगा सिग्मा ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम विच इज इनसाइड द लिक्विड, यहां पे वॉल्यूम बोल लेते हैं जो इनसाइड द लिक्विड है, इनटू जी। तो याद रखो हर बार ऐसे जी जी तो कट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये जी लिखेंगे भी नहीं। हाँ, रो ऑफ द बॉडी आप डालो 7.5, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पता है कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एक्चुअली में ऐसे लिख सकते हो 5 × 5 × 5। लेकिन अगर तुमको ए के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट, दैट इज A × 5। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इतना होगा A × 5, बेस एरिया इंटू हाइट दैट इज A × 5। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग लेंगे 7.5, और यह वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड, जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड है वो लेंगे। इनसाइड वॉल्यूम पता है कितना होगा, एरिया इंटू 5 - h। अंदर कितना है वहां 5 - h है ना, तो वॉल्यूम इनसाइड इतना होगा एरिया इंटू 5 - h। एक कट हो जाएगा दोनों साइड से। अच्छा डेंसिटी ऑफ बॉडी में 7.5 डाला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10 है थी ना, ये 10 आएगा, नॉट 7.5। सो यहाँ पे देखो इट्स लाइक 10 × 5 - h इक्वल टू 7.5 × 5। सिंपल है, आई थिंक कर सकता है कोई भी। देखो कितना आ रहा है, तो 2h आ रहा है 2.5, h आ रहा है 1.25 सेंटीमीटर में आएगा। सब कुछ सीजीएस में चल रहा है इसमें। सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर 1.25 सेंटीमीटर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी डिड। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट है? नथिंग, ठीक है, so आगे बढ़े। ठीक है, आर्किमिडीज में अभी मैं कुछ पॉइंट्स, अभी देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे राइट। आर्किमिडीज में अभी मैं कुछ दूसरी पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो एक चीज और होती है यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी, जो कभी भी क्वेश्चंस में आती है। रिलेटिव डेंसिटी डिनोटेड बाय आरडी सिंबल, आरडी लिखता हूं मैं इसको। इसका ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी बताई थी मैंने। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी डिफाइंड है। हम लोग डिफाइन ही उसको 4 डिग्री पे करते हैं। 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी, वो याद होगा आपको, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसकी वजह से होता है 4 डिग्री पे डिफाइंड होती है। अब सुनो, वाटर की जो डेंसिटी है ना, अगर हम लोग सीजीएस को यूज करें, सीजीएस में वाटर की डेंसिटी इतनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
सीजीएस में बोल रहा हूँ, इतनी है। तो सपोज हम लोग सीजीएस में ही लेते हैं, इधर डाल दिया, सो इधर डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा इसकी इक्वेशन का। एज सुन एज डिनोमिनेटर बिकम 1, इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी विल बी सेम एज रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी देंगे वही आप डेंसिटी ऑफ बॉडी ले लेना कभी, लेकिन अगर सीजीएस में आप यूज कर रहे हो तो ठीक है। एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम में मतलब एमकेएस या एसआई सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो आपको अगर सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीजीएस में 1 है, एसआई में 1000 है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होता है। इसे वाटर के लिए नहीं, कोई भी बॉडी के लिए अगर सीजीएस से एसआई में जाना है तो डेंसिटी 1000 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 1000 है। अब सपोज ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, ये वाला देखो, इसको मैंने 1000 पुट किया, तो ये 1000 आप इधर शिफ्ट करो इधर, तो क्या होगा पता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी आएगा रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000। सो अगर ऐसे ओरली आप याद कर सकते हो, मतलब दिमाग में कर लेना ये। अगर सीजीएस यूज करो तो बहुत इजी है, जो रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है वही डेंसिटी ऑफ बॉडी ले लो, ठीक है। सब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो वही आप हो जाएगी डेंसिटी ऑफ द कॉपर बॉडी, ठीक है। सीजीएस में होना है, एसआई में दिया है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीजीएस के लिए, ओके। दिस हैपेंस, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी अभी थोड़ा बहुत क्लियर है, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी आल्सो। अब इसका यूज क्या है, मैं इसके कुछ थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी के कुछ पॉइंट्स। इसकी पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बताई, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इमेजिन करो कि ये जो बॉडी है ना, जिस बॉडी का आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो, तो ये बॉडी को मैंने पानी में पूरा इमर्स कर दिया है, बॉडी पूरा का पूरा पानी में इमर्स्ड है। इस बॉडी का वॉल्यूम v है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। v जो मैंने मल्टीप्लाई किया ना, वो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। फिर मैं g से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में g से मल्टीप्लाई किया। तो आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, आपको देखिएगा जो न्यूमरेटर है ना, वो एक्चुअली में वेट ऑफ द बॉडी हो गया, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। तो ये तो वेट ऑफ द बॉडी हो गया ना, ये हो गया सिंपली वेट ऑफ बॉडी। कौन, न्यूमरेटर में। नीचे आ जाओ, डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सपोज ये पूरा बॉडी अंदर ही है, पूरा का पूरा बॉडी अंदर है, तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस भी होगा ना, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर है इंटू ये जो v है ना, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड आल्सो इंटू g। तब ध्यान से, वही अपथ्रस्ट है बेसिकली। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसा भी होता है, वेट डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, दैट इज आल्सो रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? हाँ, इसमें से देखो, सपोज मैं इसमें से अपथ्रस्ट निकाल लेता हूँ कि अपथ्रस्ट कितना आएगा। स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा समझो इसको। इसमें से मैं अपथ्रस्ट निकाल लेता हूँ। सो अपथ्रस्ट विल बी वेट, दैट इज mg डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी। अपथ्रस्ट मिला। हाँ हाँ स्टूडेंट, जो ये मैं उसके लिए वैलिड है जो फुली इमर्स्ड है, मैं उस बॉडी के लिए लिख रहा हूँ जो अंदर है, पूरी की पूरी बॉडी अंदर है, इट्स कंप्लीटली इनसाइड, उस बॉडी के लिए लिख रहा हूं मैं। अपथ्रस्ट इज गिवन बाय mg डिवाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, और पूरा बॉडी अंदर है सपोज, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है, पूरा बॉडी अंदर है। अब देखो, क्योंकि ये पूरा बॉडी अंदर है ना, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सपोज पूरा बॉडी है, लिक्विड के अंदर है, इसके ऊपर ऐसा mg फोर्स है, ऐसा अपथ्रस्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली mg ज्यादा है तभी ये पूरा अंदर होगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो ये बाहर आ जाएगी बॉडी। mg ज्यादा है, ये पूरा अंदर ही है, लेकिन अंदर है पूरा। इसमें भी इस बॉडी का जो है ना, अगर मैं एपरेंट वेट निकालना चाहता हूँ, एक्चुअली आई वांट टू फाइंड आउट दिस थिंग। एपरेंट वेट मतलब ये जो बॉडी है, अगर इसको पानी के अंदर ही, पानी के अंदर ही है, पानी के अंदर इसका वेट कितना फील होगा वो चाहिए। मतलब अगर इसके नीचे मैं वेइंग मशीन रख दूं, इस बॉडी के नीचे वेइंग मशीन, इसका वेट कितना आएगा, एपरेंट वेट ऑफ दिस बॉडी इनसाइड द वाटर, वो मुझे निकालना है।
यूजुअली देखो रियली वेट कितना होता है, रियली वेट mg को ही बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर देखो mg माइनस अपथ्रस्ट करोगे ना, mg माइनस अपथ्रस्ट करोगे तो आपको नेट डाउनवर्ड फोर्स मिलेगा। जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कितना होगा, mg माइनस अपथ्रस्ट करके मिलेगा, दैट इज एपरेंट वेट। इसका एपरेंट वेट उतना ही आएगा जितना mg माइनस अपथ्रस्ट है, ठीक है। सो mg माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट को आप ऐसे लिख सकते हो mg डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी, इसमें से mg बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, इट्स नथिंग बट एपरेंट वेट। दो फॉर्मुलास मुझे बनानी है, एक ये है उसमें से, थोड़ा समझो इसको प्लीज एक बार, जस्ट वेरी क्विकली विल सी अगेन। Relative density is defined as density of body divided by density of water. Okay. सपोज ये जो बॉडी आप जिसकी बात कर रहे हो इस फॉर्मूला में, वो बॉडी को हमने पानी में डाल दिया पूरा का पूरा अंदर, तो ये v उस बॉडी का वॉल्यूम है और g तो आपको मालूम है ग्रेविटी। सो ये जो न्यूमरेटर है वो तो क्लियरली वेट ऑफ द बॉडी बन गया, मतलब वो तो mg बन गया, वेट ऑफ द बॉडी। नीचे आप देखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू g, ये अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट है। तो इससे आपको देखो अपथ्रस्ट कैन बी गिवन बाय वेट अपॉन आरडी, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया, अपथ्रस्ट इज गिवन बाय mg अपॉन आरडी। स्टूडेंट अगर पानी के अंदर कोई आपको एपरेंट वेट निकालने को बोले तो ये फॉर्मूला चलेगी, पानी के अंदर एपरेंट वेट की फॉर्मूला है ये, इट्स अ फॉर्मूला फॉर एपरेंट वेट इनसाइड द वाटर। ना हाँ, अब कोई स्टूडेंट बोला कि अगर लिक्विड अदर देन वाटर है तो क्या करेंगे, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको बता दूं क्या करना है उसके लिए। फिर पहले ये लिख लो आप, हो गया, ठीक है, आई होप ये हो गया। सी सर एक मिनट दिखाओ ना। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो ये आपने रिलेटिव डेंसिटी को समझ लिया, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी की एक और फॉर्मूला बन सकती है, ध्यान से देखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाई थी कि रिलेटिव डेंसिटी इज mg डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट, ये मालूम है आपको, फॉर्मूला में बनाई थी, वही वही सेम सिचुएशन है, पानी में डाला है तब ऐसा लिख सकते हैं। देखो mg माइनस अपथ्रस्ट हम लोग करते हैं ना, तो इससे हमें एपरेंट वेट मिलता है ना। इसमें आप सोचो कि आपका जो रियल वेट है वो तो mg है, और अभी जो एपरेंट वेट है, मतलब जो वेट पानी के अंदर फील हो रहा है, वो कितना है, mg माइनस अपथ्रस्ट है, मतलब लॉस इन वेट हुआ है ना। दिमाग लगाओ, जो असली में वेट है वो कितना है, वो mg है। पानी में कितना वेट फील हो रहा है, पानी में जो वेट फील हो रहा है वो है mg माइनस अपथ्रस्ट, मतलब mg से कम है एपरेंट वेट। जो एपरेंट वेट है वो mg से कम है, इट्स mg माइनस अपथ्रस्ट। तो मतलब वेट में लॉस हुआ है ना, देयर इज अ लॉस इन वेट ना। लॉस इन वेट पता है कितना हुआ है, कैन यू गेस हाउ मच इज लॉस इन द वेट, बोलो लॉस हुआ कितना है वेट में। अच्छा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, जितना अपथ्रस्ट है उतना लॉस हुआ है। देखो अगर कोई चीज पहले mg थी, अभी वो हो गई है mg माइनस अपथ्रस्ट, तो मतलब लॉस तो अपथ्रस्ट की जितना हुआ ना, लॉस इन वेट इज अपथ्रस्ट। तो ये जो नीचे आपने अपथ्रस्ट लिखा है ना, अपथ्रस्ट इज सेम एज लॉस इन वेट। तो रिलेटिव डेंसिटी को कभी भी ऐसे भी लिखा जाता है, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाली, इसमें ऊपर जो mg लिखा है उसको बोलेंगे वेट, नीचे जो आपने अपथ्रस्ट लिखा है ये वाला, इसको लिखेंगे लॉस इन वेट। तो रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड दिस वे, वेट ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, जब उसको पानी में डालते हैं, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है।
दिस इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्या ये वाटर के लिए ही है स्टूडेंट, और यूजुअली जब वाटर दिया होगा तभी वो रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे। अदर लिक्विड का अभी फिलहाल नहीं सोचो, हार्डली कोई क्वेश्चन हो सकता है कि अदर लिक्विड भी दिया हो। यूजुअली वाटर दिया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। क्लियर? गेटिंग? ओके, ठीक। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है, बस इसमें एक छोटी सी पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, सपोज आइस जो है ना, आइस पानी के ऊपर फ्लोट होती है, आपको मालूम है आइस जो है पानी में फ्लोट होती है। तो टेल मी वन थिंग, जब आइस को आप पानी में डालते हो तो वो पानी में फ्लोट होती है। थोड़ा सा आइस अंदर होगा पानी के, थोड़ा सा आइस बाहर हो सकता है। तो जो आइस थोड़ा अंदर होता है पानी के, उसकी वजह से थोड़ा वाटर डिस्प्लेस होता होगा ना। यस। अब सपोज ये आइस मेल्ट हो गई, व्हेन आइस मेल्ट, तो होता क्या पता है, आइस के मेल्टिंग से पानी की लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन आइस मेल्ट इन द वाटर, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन कंटेनर। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, जब कभी भी आइस मेल्ट होती है ना पानी के अंदर, तो उससे पानी की जो लेवल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिक्विड लेवल डज नॉट चेंज। ठीक है, तो अगर कभी बोले कि आइस मेल्ट हो गई, क्या होगा पानी को, बोलो नहीं होगा कुछ भी, जैसा है पानी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब अगर इसका प्रूफ चाहिए, सर ये क्या, इसका क्या प्रूफ है कि मेल्टिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है? प्रूफ बहुत छोटा है, 2 स्टेप का है, मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रूफ। ठीक है, इमेजिन ये कंटेनर है विच कंटेन्स अ लिक्विड, लिक्विड नहीं है, वाटर ही है बेसिकली। इसमें आइस है ऐसे, आइस ऑब्वियसली आइस फ्लोट होती है पानी में, कुछ अंदर होगा वॉल्यूम, कुछ बाहर होगा। ठीक है, अब देखो इस आइस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। सपोज मास ऑफ जो आइस है ना, मास ऑफ आइस में लिख रहा हूँ एम आई, एम आई इज द मास ऑफ आइस, दिस बिकम वेट ऑफ द आइस। इसका जितना वॉल्यूम अंदर है ना, जितना वॉल्यूम अंदर है उसको मैं लिखता हूँ वी डैश। वी डैश इज अ वॉल्यूम ऑफ आइस विच इज इनसाइड, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना वो वी है, टोटल वॉल्यूम तो वी है, चलो अंदर है वो वी डैश है। ओके, वी इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, अंदर है वो वी डैश है। ठीक है, सो अभी अपथ्रस्ट कितना लगेगा इस बॉडी के ऊपर? अपथ्रस्ट होगा ये देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम विच इज इनसाइड, दैट इज वी डैश इनटू जी। ये अपथ्रस्ट लगेगा इसके ऊपर। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, ये कैंसिल हुआ। मास ऑफ आइस अल्टीमेटली ये आया, रो डब्ल्यू इंटू वी डैश, ये पहले आया। ठीक है, एक बात है, इसमें वॉल्यूम जो अंदर है, वॉल्यूम ऑफ द आइस विच इज इनसाइड, वो कितना है? वी डैश है, ये वी डैश। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस भी तो वी डैश होगा ना, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? वी डैश। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो कितना होगा? जितना वी डैश है उतना ही होगा ना। वो कितना होगा? एम आई डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है? वी डब्ल्यू, एम आई अपॉन वी डब्ल्यू, रो डब्ल्यू। अब सपोज आइस मेल्ट हो गई, तो वो लिक्विड बन जाएगी, पूरा का पूरा मतलब वाटर ही बन जाएगी वो। सो एक बार पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो गई, तो इसका वॉल्यूम वी जो है, वो पूरा अभी वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम वी है, वो पूरा का पूरा वाटर बन गया। तो इस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वाटर था उसमें कितना वाटर ऐड हो गया? वी वाटर ऐड हो गया ना। जो पहले एग्जिस्टिंग लिक्विड था उसमें कितना वॉल्यूम ऐड हो गया? वी वॉल्यूम ऐड हो गया। ठीक है, पूरा इसमें अंदर चला गया ना। ठीक है, सो एक बात बताओ, जितना वॉल्यूम आपने पानी में भी ऐड किया है, how much whatever volume you added in the water, ठीक, कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया टोटल? अभी वी ऐड किया, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना इसमें आ जाएगा अंदर?
पानी में, वी आ जाएगा ना पूरा का पूरा, क्योंकि मेल्ट हो गई, वी वॉल्यूम अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम है? आइस का ही वॉल्यूम है अल्टीमेटली, जो आइस पूरा मेल्ट हो गया उसका ही वॉल्यूम है ये, अभी पूरा पानी में ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि वी वॉल्यूम पानी में ऐड हो गया है, तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा, लिक्विड जो राइज होगी वो वी राइज होगी ना। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस आइस ओनली। इसको लिख सकते हैं मास ऑफ द आइस। ठीक है, अब लेकिन जो आइस है वो वाटर बन चुकी है ना, ये जो जो वॉल्यूम ऐड हुआ, ठीक है, वॉल्यूम ऐड हुआ वो आइस का था, लेकिन अभी वो क्या बन चुका है? वाटर बन चुका है ना। सो हाउ मच विल बी द मास ऑफ द एडेड वाटर? द मास ऑफ एडेड वाटर विल बी सेम एज मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द आइस। ये दोनों सेम है, देखोगे अगर, इसलिए क्या होता है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड पहले था उतना ही रहता है, इसमें कुछ फर्क ही नहीं आता है अल्टीमेटली। कंफ्यूजन हो रहा होगा आई एम श्योर, थोड़ा खुद दिमाग लगा के सोचो तो हो भी जाएगा अपने आप। ठीक है, थिंक ओवर इट, हो जाएगा। पानी में आइस डालने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है पानी को, इसकी लेवल सेम की सेम रह जाती है। ठीक है, लेवल रिमेन सेम, जस्ट कीप इट इन माइंड, एटलीस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट। आर्किमिडीज में ये सब चीजें हैं, कीप देम इन माइंड। ठीक है, मेरी सजेशन रहेगी आप आर्किमिडीज के क्वेश्चंस ट्राई करो, कुछ डाउट आता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। अब जो अगला टॉपिक है उसको मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक था फ्लूइड इन डायनेमिक्स, फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड इन मोशन। याद होगा अगर जब फ्लूइड मूव करती है, लेट्स से ये फ्लूइड है और वो मूव कर रही है ऐसे, ये देखो इनसाइड द पाइप। इसमें दो टाइप के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, याद है? टू टाइप्स ऑफ फ्लो, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन इज अ सिस्टमैटिक फ्लो, जब लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करती है इट्स अ सिस्टमैटिक फ्लो। जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एनीबडी फ्रॉम यू रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? किसी को याद है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? Yes, again Akanksha Joji is giving answer. A into V is constant. इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 V1 is equal to A2 V2। याद है? इसमें जो A है ना, A is suppose cross section area at one place, A cross section area है, V is the velocity of the liquid at that place। So area into velocity की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है, A1 V1 equals to A2 V2। डिराइव नहीं करूंगा मैं ये, लेकिन बताया था ये चीज पहले। इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट आ रहा है A इंटू वी। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट पर, ये जो लिक्विड फ्लो है ना, इसकी किसी भी पॉइंट पर अगर आप A इंटू वी निकालोगे, इफ यू कैलकुलेट A इंटू वी एट एनी पॉइंट, दिस A इंटू वी इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पर सेकेंड। A इंटू वी एक्चुअली पता है क्या होता है? इट्स अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग पर सेकेंड। देखो ये पॉइंट पर अगर आपने, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर आपने A इंटू वी निकाला, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट। तो A इंटू वी से वॉल्यूम पर सेकेंड मिलता है, कितना वॉल्यूम पर सेकेंड निकल रहा है, दैट इज A इंटू वी। ये भी बताया था मैंने, याद करो, बताया तो था ये चीज भी। A इंटू वी से क्या मिलता है? द वॉल्यूम विच फ्लोस पर सेकेंड, दैट यू विल गेट। जैसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बताया था ये चीज। ठीक है, प्रूफ वगैरह तो नहीं करेंगे अभी, जस्ट कीप इट इन माइंड। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने बताया। सी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद स्ट्रेट अवे एक टॉपिक आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था काफी। बर्नौलीज थ्योरम,
बर्नौली थ्योरम आपको याद है तो ये कभी लगता है पता है, जब कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, लेट्स से द लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन वे लाइक दिस, बस लिक्विड ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रही है ऐसे। अब ये फ्लोइंग लिक्विड में आप 2 पॉइंट्स ले लिया सपोज आपने, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे जो वेलोसिटी है लिक्विड का वो v1 है, पॉइंट नंबर 2 पे वेलोसिटी v2 है। पॉइंट नंबर 1 की जो हाइट है ग्राउंड से वो h1 है, पॉइंट नंबर 2 की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड इट्स h2। बर्नौली याद है? तो पहले तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, बर्नौली इज वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लिक्विड जा रही है ना स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल भी होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ऐसी लिक्विड के लिए जो एकदम स्मूथली फ्लो हो रही है और इसका वॉल्यूम भी कम नहीं हो सकता, इसको प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम विल नॉट डिक्रीज, तो ऐसी लिक्विड के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर एट द फर्स्ट पॉइंट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 it's equal to pressure at second point P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली बर्नौली प्रिंसिपल। इसमें जो पॉइंट है वो बता देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट है। P तो मैंने आपको बताया प्रेशर है अल्टीमेटली, दिख रहा है हाफ रो वी स्क्वायर, इट लुक्स लाइक हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर जैसा दिख रहा है कुछ, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर वॉल्यूम, मतलब सुहास ने करेक्ट आंसर दिया है, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम है। और जो रो जी एच है ना, इट लुक्स लाइक एमजीएच, एमजीएच के जैसा ही दिख रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम है एक्चुअली। फर्स्ट पॉइंट पे जो भी लिक्विड है ना उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम में है वो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर, इन तीनों का जो सम है वो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। सम ऑफ ऑल दिस थ्री थिंग्स इज कांस्टेंट, मेनली यही है। एक्चुअली में कहा जाता है कि जो ये बर्नौली प्रिंसिपल है ना, इसका प्रूफ तो मैं नहीं दूंगा, नीड भी नहीं है, लंबा प्रूफ है। इसका प्रूफ है आपको दूसरे बुक्स में मिल जाएगा, या चाहिए तो आप अलग से बोलो, मैं बना दूंगा उसके लिए प्रूफ। सिलेबस में तो नहीं है अल्टीमेटली, सो और लेंदी है, तो इसका प्रूफ तो मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि इसका जो प्रूफ है ना वो अल्टीमेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एक्चुअली दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम is ultimately based on law of conservation of energy. Conservation of energy का ही दूसरा फॉर्म है बर्नौली, you can say here. ये जो फॉर्मूला है मैं वो इतना याद रखो एटलीस्ट। इसमें रो दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो दोनों जगह मैंने रो लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रो है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रो है, इट्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट फर्स्ट पॉइंट। राइट हैंड साइड पे भी आपने रो लिखा है, वो भी डेंसिटी है ऑफ लिक्विड एट सेकेंड पॉइंट। लेकिन हमने कहा था ना लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, जो चीज कंप्रेस नहीं होती है ना उसका डेंसिटी चेंज ही नहीं होता है, कंप्रेस ही नहीं होगी तो डेंसिटी कैसे चेंज होगा? तो हेंस डेंसिटी ऑन द फर्स्ट पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ सेकंड पॉइंट विल बी सेम, इसलिए रो 1 रो 2 नहीं लिखा है हमने, ठीक है। सो इन शॉर्ट यू रिमेंबर प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। अब देखो काफी बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मेनी टाइम्स यू विल गेट अ क्वेश्चंस जिसमें ये जो पाइप है ना, जिस पाइप से ये लिक्विड फ्लो हो रही है, ये पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा। सपोज जो पाइप है ना, पाइप सपोज हॉरिजॉन्टल है, जो पाइप है ना वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। टेल मी, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ये H1 और H2 इक्वल होंगे ना, H1 H2 इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। तो ये दोनों साइड से रो जी H1 और रो जी H2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद खाली आपको बस ये याद रखना है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। ये रो जी H1 रो जी H2 तो कट हो जाएगा, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर टर्म, इनका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जैसे ही आप लिक्विड जैसे ही फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेगी इन द हॉरिजॉन्टल पाइप, लिक्विड व्हेन मूव्स फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, सपोज ये प्रेशर इंक्रीज हो गया तो फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर P वाला टर्म बढ़ गया तो हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म को डिक्रीज होना पड़ेगा ना, टू मेंटेन द
सम टू बी कांस्टेंट। P बढ़ेगा तो फिर हाफ रो वी स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए होता है प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड बर्नौली प्रिंसिपल। पहले ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो जो मैंने बताए, ठीक है। प्रूफ तो नहीं दे रहा हूं मैं इस फॉर्मूला का, लंबा चौड़ा प्रूफ है, नहीं हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बट बर्नौली में अभी तक कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीज जो बहुत क्लियर नहीं है अभी तक, बोलो, आई विल एक्सप्लेन इट। एनीथिंग विच इज स्टिल नॉट दैट क्लियर? जितनी चीजें हैं वो काम, उससे आप ये काम तो कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन सॉल्व एमसीक्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूलास। अब बर्नौली के ना काफी सारे एप्लीकेशंस थे, अगर आपको याद है, बर्नौली के काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। आज मैं खाली क्या करता हूँ, एप्लीकेशन की नेम्स बता देता हूँ, कौन कौन से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, काम के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करना है, जो जो एप्लीकेशन आपको जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए आप बता देना, आई विल डू इट। पहला पहला जो इसका एप्लीकेशन है ना, मैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बता रहा हूँ जो काम की है हमारे, वो है टॉरिसेलीज लॉ। टॉरिसेलीज लॉ ऐसा कुछ था कि एक कंटेनर है, कंटेनर में नीचे होल कर दिया हमने, होल से लिक्विड से बाहर आ रहा है, इस लिक्विड की वेलोसिटी फाइंड की थी, दैट इज टॉरिसेलीज लॉ। सेकंड है एरोप्लेन जो है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे फ्लाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं बोल रहा हूं, हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ अलग चीज था, डायनेमिक लिफ्ट है हम सही। इट्स अ फिनोमेना जिसे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। आज खाली इसकी फॉर्मूलाज एनालिस्ट कर लेते हैं। इसमें आपको याद होगा विंग की कुछ डिजाइन इस तरीके की होती है, हवा इसके नीचे से बहती है, इससे ऊपर से भी बहती है, इससे दोनों साइड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ऊपर और नीचे, उससे प्लेन ऊपर लिफ्ट अप होता है, ऐसा कुछ था। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो मतलब पता होना चाहिए एटलीस्ट स्टूडेंट को, वो है वेंटूरी मीटर। वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मीटर, वेंटूरी मीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, उसके नीचे यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर लगा होता है, ऐसा लिक्विड इसमें से फ्लो होती है लाइक दिस। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो वेलोसिटी, जो फ्लूइड मूव हो रही है इसमें से, उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए काम आता है वेंटूरी मीटर, ठीक है। ये तीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो पता होने चाहिए। चौथा एक लास्ट एप्लीकेशन है जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, स्टॉर्म में जब स्टॉर्म लगता है तभी घरों की छतें उड़ जाती है, ठीक है, तो वो भी बर्नौली के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो हार्ट अटैक्स आते हैं, हार्ट अटैक्स, वो भी बर्नौली ऊपर, बर्नौली प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो सकते हैं। ये 5 एप्लीकेशंस थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। इनमें से आप थोड़ा सोचो, यू थिंक ओवर इट, कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, अब कल बताना, कल मैं उसको डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। तो कल हम लोग ना इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये 5 एप्लीकेशन, आप, मेरी एक एडवाइस रहेगी, आपकी जो नोटबुक में मैंने लिखवाया था ये सब एप्लीकेशंस पे, नोटबुक ओपन करके एक बार पढ़ के आना ये एप्लीकेशंस। तो कुछ डाउट है तो पूछना, अदरवाइज तो मैं ये एप्लीकेशन डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। आप बोलेंगे तो मैं करूंगा डिस्कस, ठीक है। सो रिवाइज एंड कम टुमारो, ओके, दीज एप्लीकेशंस, क्लियर? आज के लेक्चर में कुछ है ऐसा, कुछ कंफ्यूजन, ऐसे कोई पॉइंट जो नहीं क्लियर हो रही है? नथिंग? राइस वाला पेज स्क्रीनशॉट लेने, सेकंड लास्ट की लास्ट ही है, सेकंड लास्ट, आइस वाला, आइस वाला। ये बोल रहा? हाँ सर। अच्छा, अमन कुमार कहते हैं, किस अमन कुमार या तो और है, मैं नाम नहीं पढ़ा मैंने। उसका एक स्ट्रेंज डाउट है कि बोला कि सर अगर आइस, आपने बोला आइस मेल्ट होने पे लिक्विड की लेवल नहीं बढ़ती है, पानी की लेवल नहीं बढ़ती है, तो फिर अभी जो हम लोग रहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग में बोलते हैं कि समंदर का लेवल बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब, तो उसकी वजह से क्यों लेवल बढ़ रही है? ठीक है, बराबर है। एक बात बताओ, दुनिया में जितनी भी बर्फ है वो अभी पूरी मतलब समंदर में ही है क्या, कि जमीन पर भी है बर्फ? जमीन पर भी है।
एंटार्क्टिका जो है वो पूरा जो जमीन पर बर्फ है, वो जमीन पे जो बर्फ है अगर वो पिघल जाएगी तो वो पिघलने के बाद पानी में जाके ऐड होगी। बाहर से ऐड करोगे तो वो लेवल बढ़ेगी ना। मैंने इधर बताया था कि अगर ऑलरेडी वो लिक्विड के अंदर है और वो मेल्ट हो गई तो लेवल नहीं बढ़ती है, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तुमको अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर है ना तो वापस मैं कल क्लियर कर दूंगा, अगर ये प्रूफ क्लियर नहीं हो रहा है तो वापस कर दूंगा कल, खाली रिमाइंड करना मुझे। लेकिन पानी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो बाहर है, बाहर से उसको आप इसमें ऐड करोगे तो फिर नहीं होगा। अभी जो धरती पे हो रहा है वो जमीन के बाहर जमीन की बर्फ पिघल रही है और वो पानी में ऐड हो रही है, तो उससे पानी का लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है। और स्टूडेंट ये सच में बहुत, हाँ, इट्स अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अभी इंडिया में हमको इतना नहीं दिख रहा है, 5 या 6 साल में हमको भी दिखने लगेगा इफेक्ट। ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस आर कमिंग, दैट विल बी द न्यू प्रॉब्लम नाउ कमिंग इन फ्यू इयर्स। ठीक है, चलो कल इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, विल कंटिन्यू नेक्स्ट। हाँ बोलो सर, जो कल आपने कंडीशंस दिया था कि कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स और फॉर्मूलाज बोले थे, तो वही सेम लिफ्ट में भी लगता है ना सर? वो सेम किस में लगता है? लिफ्ट में। लिफ्ट, हाँ। अगर लिफ्ट ऑब्वियसली वर्टिकली एक्सेलरेट करती है, लिफ्ट इज वर्टिकली। हाँ, तो लिफ्ट के अंदर कंटेनर रखा है तो ये चीजें होंगी सेम। ओके, अभिषेक मिश्रा बोलेगा। हाँ अभिषेक, आपका आंसर यस है। स्टार्टिंग में डालोगे तब तो बढ़ेगी ना, मेल्ट होने के बाद नहीं बढ़ेगा। दैट आई वांट टू से। ठीक, ओके चलो स्टूडेंट कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पढ़ के ना एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली। ओके।